आज आपकी क्लास लगेगी पहली, जो कि आपकी रहेगी मिरर की। और ये क्लास खासकर जो क्लास 8, 9 और 10th उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि पहली क्लास में रहेगी आपकी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी मतलब ये है कि आप पहले जानेंगे कि दर्पण होता क्या है, मिरर क्या होता है, ठीक है ना। जब आप पहली क्लास आप बेसिक समझ लेंगे अच्छे से, फिर हम लोग क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर जो 3 पढ़ेंगे। उसमें अच्छे से अपने एक छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 1, मिरर, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप जान लो एक दर्पण में मिरर में फ़र्क क्या होता है। मान लो एक दर्पण बना हुआ है ये, ठीक है ना, ऐसे दर्पण में और कांच में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। तो दर्पण ये और एक ये कांच, इसे बोलते हैं गिलास, दोनों में फ़र्क क्या है। तो वो दोनों में बेसिक फ़र्क है कुछ नहीं। दर्पण भी क्या है, दर्पण का अगर आपको एक परिभाषा लिखने को आ जाए तो आप बोलेंगे दर्पण एक कांच का ही एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके पीछे क्या होती है, एक कलई होती है। ये आप देख रहे होंगे पीछे कलई, कलई मतलब हो गया कि एक पीछे ये देख रहे होंगे ना, एक कुछ यहाँ पे पैंट जैसा होता है। हम लोग जानते हैं सब लोग कि अपने घरों में देखा होगा, जो शीशा होता है उसके पीछे आपने देखा होगा पैंट होता है, ठीक है ना। तो दर्पण जो होता है उसमें पैंट होता है। पैंट मतलब एक कलई, कलई मतलब होता है जिसे हम बोल सकते हैं प्रकार का पैंट। और ये इसे बोलते हैं रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड। ये जो कलई होती है वो होती है रेड ऑक्साइड की। जबकि जो आपका ये जो कांच होता है, कांच का टुकड़ा, ये इसके पीछे कोई कलई नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें अगर आप देखेंगे खड़े होकर के तो इसके आर पार देख पाएंगे। लेकिन आप शीशा के सामने खड़े होंगे या मिरर के सामने तो उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। उसमें आपको अपना इमेज नजर आया, इमेज मतलब हो गया आपका प्रतिबिंब, ठीक है। यही फ़र्क होता है एक दर्पण में और एक कांच में, ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना, तो ये वाला पोर्शन हम लोग करेंगे वाइप आउट, ठीक है ना। फिलहाल मैं तो ये सीख रहा हूँ सारा कुछ, धीरे धीरे सीखता रहूँगा और ऐसे आगे बढ़ता रहूँगा, आप लोग सिखाता रहूँगा। और अब देखिए, थोड़ी चीज़ जान लीजिए आप किसके बारे में, इसके बारे में, आप लोग दर्पण के बारे में, ठीक है ना। तो हम आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने एक दर्पण बनाया हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ये मेरा दर्पण कौन सा हो गया, ये मेरा दर्पण हो गया अवतल, ठीक है ना, अवतल दर्पण। अभी हम समझाएंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल में दर्पण को लेकर के आपको समझा रहे हैं हम, दर्पण के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले जान लें, देखिए हमने अभी आपके सामने एक एक लाइन की है ना, आप सब ब्लैक, ये देखो आप दिख रहे होंगे ना स्क्रीन पर। इस ब्लैक लाइन को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभी अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना। तो ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन कहलाती है अभिलंब, ठीक है। अब ब्लैक लाइन तो अभिलंब कहलाएगी हमारी। और क्या क्या चीज़ें हम लोगों के दर्पण में होती हैं, क्या क्या चीज़ें दर्पण में हम लोगों को और मिलेंगी इसमें, तो उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो यहाँ पर होता है उसे हम कहते हैं अनंत, ठीक है ना। लेटा हुआ 8 जैसा सिंबल होता है इसका। उसके बाद बना होता है सी, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। और यहाँ कहीं होता है फोकस, जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस। और जो ये दर्पण का ये जो यहाँ पर दर्पण से टकराता है मिलता जाकर, इसे बोलते हैं ध्रुव पी, ठीक है ना। हाँ, ये 4 चीज़ें दर्पण में होती हैं, सी, एफ, पी और अनंत। अब इनके बारे में एक एक नंबर की परिभाषा आती रहती है, उन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी है, आप चित्र देख करके समझ जाएंगे। देखो, दर्पण जो होता है, दर्पण में 2 सिरे होते हैं, आप देख रहे होंगे। एक सिरा मान लीजिए M1 मान लिया, दूसरा सिरा मैंने क्या मान लिया, M2 मान लिया। तो दोनों सिराओं के मध्य में ऐसे कैसे बोलेंगे आप ध्रुव की परिभाषा को, ये बोलेंगे कि दोनों सिरा M1 व M2, ठीक है ना, इनके मध्य में स्थित बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। जिसे हम लोग किससे करते हैं प्रदर्शित, P से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोगों की परिभाषा होगी ध्रुव की, ठीक है। फोकस किसे कहते हैं, देखो फोकस क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु, मान लो ये वस्तु देखो आपने देखा रखा हुआ, जब किसी वस्तु को रखते हैं और ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वो बिंदु ही हमारा कहलाता है क्या, वही बिंदु हम लोगों का कहलाएगा फोकस। फोकस मतलब होता है कि जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह जिस बिंदु से जाकर अवलंब के लाइन वाले पे जिस बिंदु से भी मिले, वो जो बिंदु जहाँ से गुजरता है वो प्रकाश किरण, वो प्रकाश किरण जहाँ से गुजरेगी वो ही बिंदु का कहलाएगा हम लोगों का मुख्य फोकस है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अब बचा सी, सी किसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो देखो सी किसे कहते हैं, इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा है। सी मतलब वक्रता केंद्र। एफ किसे कहते हैं, सी मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी उसी पर बनता है। मतलब अगर सी पे वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, एग्जैक्ट जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी बनेगी। वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई दर्पण से, मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। इतनी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए दर्पण में, ठीक है।
और बाकी कुछ खास इतना आपको याद रखना नहीं है, बस इतनी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ चलना है कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और सी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे वाले पोर्शन पे, और थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दर्पण के बारे में बता दें। देखो, अब देखो दर्पण में मुख्यतः दर्पण कितने होते हैं, मुख्यतः हम लोगों के दो दर्पण होते हैं, लेकिन हम लोग तीन पढ़ते हैं। एक समतल दर्पण पढ़ते हैं, हाई स्कूल में समतल दर्पण आएगा, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण। तो सबसे पहले देखो हम लोग बनाते हैं कौन सा, अवतल दर्पण। देख रहे हैं अवतल दर्पण कैसा बन रहा। अवतल दर्पण देखो पीछे की ओर मैं कलाई कर रहा हूँ पीछे की ओर कलाई, कलाई मतलब पीछे कलर होता है, इसमें पेंट होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण देखिए इसमें कहाँ हो रहा, उसमें इधर इधर की ओर कलई हो रही है, पीछे की ओर हो रही है। और एक होता है हम लोगों का कौन दर्पण, एक हम लोग होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल बराबर होता है, टच करने पे आप महसूस कर पाएंगे ये कहीं से भी उभरा हुआ नहीं है। तो देखो ये है मेरा अवतल, ये वाला मेरा कौन सा है, अवतल। ये वाला कौन सा मेरा, ये वाला मेरा उत्तल है। और ये कौन सा मेरा, ये मेरा दर्पण कहलाएगा समतल। इनकी परिभाषाएं कैसे लिखेंगे आप, बहुत सिंपल परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। जैसे अवतल दर्पण की परिभाषा लिखनी है आपको, अवतल दर्पण की, तो आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए मतलब उचके हुए हिस्से पर क्या हो, कलई हो, ऐसा दर्पण कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण भाषा क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या हो, कलई हो, कलई मतलब पेंट हो, दबे हुए पृष्ठ पर कलई हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण बहुत सिंपल है, बोलेंगे घर में इस्तेमाल होने वाले जो दर्पण होते हैं, ठीक है ना, जो ना तो उभरे हुए होते हैं ना तो दबे हुए होते हैं, एकदम से समतल होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार को दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो ये हम लोगों के तीनों दर्पण के बारे में होगी बेसिक जानकारी, ठीक है ना, बेसिक जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, दर्पण और दर्पण के बारे में समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं दर्पण में। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है, कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ। 6 स्थितियाँ मतलब ये कि हम लोग वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं, उसमें 6 जगह, 6 जगह रख सकते हैं। ये देखो मैंने पीछे कलई कर दी, ये पीछे कलई हो गई इसके पीछे। और ये हम लोगों की मुख्य अक्ष जिसे बोलेंगे अभिलंब, ठीक है ना, मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, अभिलंब भी बोल सकते हैं, दोनों इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट उसमें नहीं है कि आप इतना बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान दें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने खींच दी, और हम लोग अपने पूर्ण दर्शाएंगे। यहाँ मान ले रहे मेरा अनंत है, यहाँ मान ले रहे मेरा सी है, यहाँ क्या है मेरा एफ, और यहाँ क्या है मेरा पी। अब इसमें 6 स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ मतलब वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले वस्तु को हम रख सकते हैं हम लोग कहाँ पर, अनंत पर। फिर दूसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में, ठीक है ना। तीसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे हम लोग, सी पर। चौथी स्थिति में कहाँ रख सकते हैं हम लोग, सी और एफ के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। पांचवी स्थिति में कहाँ रख सकते हैं हम लोग, एफ पर रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रखते हैं। और लास्ट स्थिति में कहाँ रख सकते हैं, तो लास्ट स्थिति में रख सकते हैं हम लोग कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। तो अब आप गिन लो कितनी स्थितियाँ हो गई, तीन तीन 6 स्थितियाँ हो गई, 6 रंग अलग अलग दर्शाए गए हैं आपको। अब सिंपल सा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि अनंत में वस्तु रखी है तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस पे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी पे यहाँ पर एफ और सी के बीच में रखा हो तो कहाँ बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या रखनी है ध्यान, कि हमेशा आपको ये देखना है वस्तु कहाँ रखी है। अब वस्तु को काउंट करना है अनंत से, ये तो अनंत दे रखा है यहाँ, यहाँ से काउंट करना है वस्तु को। और उसकी इमेज को कहाँ से काउंट करना है, उसकी इमेज को हमेशा काउंट करना है फोकस से। कहाँ से काउंट करना है आपको, फोकस से, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो। और एक चीज़ और ध्यान रखो, दर्पण के जब तक इधर चीज़ें बनती रहेंगी इस तरफ, मतलब कलई की साइड इस तरफ ना बने, इस तरफ नहीं अभी बात हो रही, दर्पण के इस तरफ जहाँ वस्तु रखी जाती है, तब तक वस्तु प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक ही बनता है, ठीक है ना। दर्पण के इस तरफ बनता रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता रहेगा आपका वास्तविक, वास्तविक बनता रहेगा। साथ साथ में वास्तविक चीज़ हमेशा उल्टी होती है दर्पण में। वास्तविक चीज़ कैसी होगी, उल्टी, मतलब ये इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा उल्टा, सीधा नहीं बनेगा, जैसे ये वस्तु रखी हुई वैसा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। आप इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेक करते हैं लोग कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं और कैसे काउंट करेंगे, कैसे वस्तु को हम लोग गिनेंगे। मान लो वस्तु मैंने सी पे रख दी, कहाँ रख दी, सी पे, सी पे नहीं, चलो सी पे रख दी। मान लो ये वस्तु रखी मेरी सी पर, मेरी वस्तु रखी हुई है कहाँ पर, ये वस्तु रखी हुई है सी पर, देखो यहाँ रख दी मैंने वस्तु। हम तुमसे पूछेंगे बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो मैं तुमसे क्या बोला, हमेशा वस्तु को कहाँ से गिनना है, वस्तु गिनना है आपको अनंत से। तो देखो अनंत यहाँ पर है, ये अनंत है। अब देखो अनंत से ये कितने कदम कूद गया, देखो पूरा एक कदम कूदा, कूदा एक कदम यहाँ पहुँच गया। अगर बीच में कूदता तो इनके अनंत और सी के बीच में पहुँच जाता, लेकिन हम लोग सी पे गिर रहे हैं, सी पे गिर रहे हैं। अगर वस्तु सी पे रखी हो तो कहाँ पे, तो पूरा कहाँ कदम कूद गया, एक कदम।
तो ध्यान रखो, वस्तु अगर एक कदम कूदेगा तो प्रतिबिंब भी उसका एक कदम कूदेगा। लेकिन प्रतिबिंब को हमेशा कहाँ से कूदाना है हम लोगों को? प्रतिबिंब को हम लोगों को हमेशा जंप कहाँ से करानी है? प्रतिबिंब को हमेशा हम लोगों को जंप करानी है फोकस से, ठीक है ना। तो जैसे वस्तु कूदा एक कदम कूद गया, वैसे ही प्रतिबिंब भी एक कदम कूदेगा। तो प्रतिबिंब कूदा, देखो एग्जैक्ट एक कदम कहाँ पहुँचेगा? सी पे ही पहुँच जाएगा। तो इसका उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टी चीज़ जानते हो वास्तविक होते हैं। तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। बात समझ गए? ऐसे ही जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा और ले लें, आपको एग्जाम्पल और समझा दी स्थितियों में। अभी स्थिति हम लोग कल पढ़ेंगे और अच्छे से, आज थोड़ा सा समझ रहे हैं हल्का सा। मान लो वस्तु की स्थिति मैंने ले ली कहाँ पर? वस्तु की स्थिति ले ली मैंने, पहले यहाँ पॉइंट साधन लिखा था, ये अनंत हो गया हम लोगों का, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है ना। अब मान लो वस्तु मैंने ले ली है आपकी, ले ली मैंने यहाँ पे अनंत और सी के बीच में, ठीक है ना, अनंत और सी के बीच में। तो हम बोलेंगे मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बहुत सिंपल है, वस्तु को कहाँ से गिनना है? हाँ, अनंत से। और उसकी इमेज को यानी प्रतिबिंब को कहाँ से काउंट करना या उसको कुदाना हम लोग कहाँ से? फोकस से। समझे बात को? वस्तु कहाँ से? हमेशा अनंत से। काउंट करो कि अनंत से कितनी दूरी पे वस्तु है, तो उसके इमेज को हमेशा कहाँ से हम लोग कुदाएंगे, जंप कराएंगे? उसकी फोकस से। तो देखो यहाँ देखो ध्यान से कि वस्तु अनंत से सी पे नहीं पहुँच पाई, इनके बीच में ही रह गई बीच में, यहाँ पे देखो बीच में पहुँच गई। ये बोल सकते हैं कि आधा कदम ही वस्तु कूदी है, आधा कदम। तो इसका मतलब उसका इमेज भी कितना कूदेगा? सिर्फ आधा कदम। और इमेज कूदाते हैं कहाँ से हम लोग? इमेज को हमेशा फोकस से काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ फोकस से कहाँ कराएंगे भैया? यहाँ पे। तो इनके दोनों के बीच में तो बनेगा। और तुम जानते हो दर्पण के इधर पे जब भी बनता है तो वो वास्तविक होता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो देखो कहाँ बन गए प्रतिबिंब? यहाँ पर, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, बनाए प्रतिबिंब इसका। तो बोल सकते हैं कहाँ पर? सी और एफ के बीच में बनेगा। मतलब अनंत और सी के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ये देखो अनंत और सी के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। उसी प्रकार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मैं बताइए, अगर वस्तु यहाँ फोकस पे रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस पे। वस्तु अगर फोकस पे रखी हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? और दूसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि मान लो वस्तु मैंने रख दी कहाँ पर? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, समझ गए ना। सी और एफ के बीच में वस्तु रख दी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोनों प्रतिबिंब आप देखिए और कमेंट बेस के जवाब दीजिए। बाकी इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या आई है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बची वीडियो को हम लोग करेंगे पूरा कल, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।